नमस्कार। मैं आपके साथ भास्कर तिवारी। अमर उजाला .com में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे शुरुआत कर देते हैं। दरअसल बीजेपी के संसदीय बोर्ड की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर बीजेपी नेताओं को इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह माना जा रहा था कि ये तो बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, बावजूद इसके इन दोनों नेताओं को अभी बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ा और अहम सवाल भी पैदा करता है कि क्या कारण था कि इन दोनों को बाहर किया गया। सबसे अहम चीज यह है कि दोनों ही नेता काफी प्रभावी दिखते थे और काफी जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता थे। और यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान का अच्छा खासा मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। नितिन गडकरी अपने कार्य प्रणाली को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते थे और उनके कार्य प्रणाली को अगर देखा जाए तो काफी बेहतर रहा है। इन तमाम विषयों को समझने के लिए और इसको बारीकी से जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमर उजाला .com के संपादक जयदीप कर्णिक जी। सर, आपका स्वागत है। और पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से इन दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा गया, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? भास्कर, बड़ी खबर है और ये अटकलें तो अंदर खाने चलती रही भाजपा की राजनीति में कि ये दोनों जो नेता हैं, इसमें जो सरकार के जो और भाजपा के जो अभी शीर्ष पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं कुछ असहजता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके कारण का कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो लोग अभी हमारे इस लाइव से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की घोषणा हुई है। नई जो गठन हुआ है उसका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी सूची जारी की है। इस सूची की दोनों सूचियों की खास बात यह है कि पहले ये जो संसदीय बोर्ड की सूची थी भास्कर, ये 7 सदस्यों की थी। इनके 2 अहम सदस्य थे, नितिन गडकरी जो कि केंद्र में मंत्री हैं और बड़े कद्दावर नेता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, नागपुर से ही आते हैं। बहुत उनकी मंत्रालय की चर्चा रही, उनके कामों की चर्चा रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयानों को लेकर सरकार में असहजता भी महसूस की जाती रही। क्या ये उसी का परिणाम है या कोई और नीतिगत फैसला है, ये तो भाजपा की तरफ से स्पष्टीकरण आएगा। हमारी कोशिश भी है कि भाजपा के कोई प्रवक्ता अभी इस लाइव में हमारे साथ जुड़े। लेकिन 7 सदस्यों वाले जो भाजपा का संसदीय बोर्ड रहा है, जो बहुत अहम है, शीर्ष संगठन है जो भाजपा को लेकर नीतिगत निर्णय करता है, उसमें अब 7 की बजाय 11 सदस्य होंगे। और ये जो 11 सदस्य हैं, इन 11 सदस्यों में नए लोगों को तो स्थान मिला है, लेकिन पुराने 2 लोग इससे बाहर हुए हैं, जो कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। तो नितिन गडकरी की हम बात कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अभी अगले नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे समय में उनका संसदीय बोर्ड से और चुनाव समिति से बाहर होना मायने रखता है भास्कर। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको लेकर हमेशा नरम गरम वाली बात होती रही, और एक बड़ी बात यह है कि वो आडवाणी खेमे के माने जाते रहे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनका संबंध अच्छा निभा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। तो ये माना जाता रहा कि बातें ठीक हो गई है। कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद वापस शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आज अगर उनका संसदीय समिति में और चुनाव समिति में दोनों में नाम नहीं आया है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर अटकलें लगेंगी। सब कुछ जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक बड़ी बात यह भी रही कि उनके जो बड़े शुभचिंतक इस केंद्रीय कोर समिति में भाजपा की लगातार रहे, अरुण जेटली, वो अब नहीं है, भाजपा में नहीं, वो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि उसने उनको कुछ असहज किया हो। लेकिन ये बड़ी खबर है। इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़ गए। मृणाल जी, आपका अमर उजाला के इस लाइव में स्वागत है। नमस्कार। मैं इस पूरी खबर को, जो लोग लाइव में अभी अभी हमसे जुड़े हैं, फिर से एक बार साझा कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूची जारी की है भाजपा के संसदीय बोर्ड की और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की। दोनों ही समितियों में जो नाम आए हैं उनको लेकर हम बात करेंगे विस्तार से और कांग्रेस के प्रवक्ता का पक्ष भी लेंगे और साथ ही भाजपा के प्रवक्ता भी शीघ्र ही हमारे साथ इस लाइव में होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जो बड़ी चौंकाने वाली बात इस सूची में है वो ये है कि 2 नाम इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, नितिन गडकरी का और शिवराज सिंह चौहान का। दोनों ही बड़े और कद्दावर नेता भाजपा के, और एक ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनावों के लिए, जो कि नवंबर में होंगे 2023 में, उसको अपने आप को तैयार कर रही है, तब इन नामों का बाहर होना क्या संकेत देता है? वहीं चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस की आमद हुई है, लेकिन जो भाजपा का संसदीय बोर्ड है उसमें से ये दोनों बाहर हो गए। संसदीय बोर्ड में मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग लाइव में जुड़े हैं, 7 नाम थे पहले, अब इसमें 11 नाम हो गए हैं। मैं सिलसिलेवार इन नामों को पढ़ देता हूं, फिर हम मृणाल पंत जी की टिप्पणी लेंगे। दोनों ही समितियों के नाम अगर आप इनको विस्तार से देखना पढ़ना चाहें तो आप अमरउजाला.com पर जा सकते हैं। लेकिन जो भाजपा का संसदीय बोर्ड है, पहले मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। जगत प्रकाश नड्डा इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें नरेंद्र भाई मोदी, राजनाथ सिंह, अमित भाई शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल। तो जैसा हम कह रहे थे, येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, इनको स्थान मिला है। के लक्ष्मण,
ये दक्षिण से आते हैं, तेलंगाना से, इनको स्थान मिला है 7वें नंबर पर। इकबाल सिंह लालपुरा पंजाब का प्रतिनिधित्व है। श्रीमती सुधा यादव हरियाणा का प्रतिनिधित्व है। चूंकि मृणाल पंत भी मध्य प्रदेश से आते हैं तो उनसे जानना, टिप्पणी लेना दिलचस्प होगा। लेकिन 11वें नंबर पे हैं BL संतोष, जो संगठन में भी है और वो अब भाजपा के संसदीय बोर्ड में भी आ गए और वो इस समिति के सचिव होंगे। तो अध्यक्ष होंगे JP नड्डा और सचिव होंगे BL संतोष। मैं ये सूची जो भाजपा की आधिकारिक है, इसको इसी वक्त इस लाइव में साझा भी करना चाहूंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। तो ये सूची है जो 11 नाम मैं आपसे पढ़ रहा था, और इसी के साथ साथ हम आ जाएंगे चुनाव समिति के नामों पर। तो चुनाव समिति के जो नाम है वो वापस जो लोग वहां पर हैं 11 लोग, वो तो सारे यहां पर है ही, लेकिन इसमें कुछ नए नाम जुड़े हैं जिनमें भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और श्रीमती वनथी श्रीनिवास, इनके नाम शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग संसदीय बोर्ड के हैं सदस्य, वो तो सीधे इस समिति में शामिल होते ही हैं। तो वो जो 11 नाम है वो ऐसे के ऐसे हैं, लेकिन 15 नाम यहाँ कुल हैं। इसका मतलब 4 नाम इस समिति में अलग से जुड़े हैं। ये पूरी सूची हमने अमरउजाला.com पर प्रकाशित कर दी है। अब मैं आता हूं मृणाल पंत जी की तरफ। मृणाल जी, भाजपा के इस फेरबदल को कांग्रेस किस दृष्टि से देखती है? इस फेरबदल पर मुख्यतः आरएसएस की छाप दिखाई देती है और ऐसे लोगों की भरमार है जिनका जनता से सीधा संपर्क और राजनीतिक संपर्क नहीं है। BL संतोष जिस तरह की भूमिका में आए हैं उससे दिखाई देता है कि बराबर हस्तक्षेप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति में बनाया हुआ है और उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो वहां पर काम करेंगे। जहां तक श्री शिवराज सिंह चौहान जी को समिति में नहीं लिए जाने का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता दोनों मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर गिर रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और हाल में कारम नदी के डैम के फूटने से जो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आए हैं, उस परिस्थिति में शायद भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को अपने साथ संसदीय समिति में नहीं रहना चाहेगी जिनकी विश्वसनीयता लगातार घटती जा रही है। दूसरा, मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है कि हालांकि एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी 70 से ज्यादा की उम्र के लोगों को अलग अलग जगह पर स्थान नहीं देती, वहां पे श्री येदियुरप्पा जी को किस तरह से स्थान दिया गया, जटिया जी को स्थान क्यों दिया गया, ये समझ में नहीं आता। पर जटिया जी के लिए कारण ये माना जा सकता है कि चूंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उस वर्ग का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो संभवतः इसलिए उम्र के पैमाने को शिथिल करते हुए उन्हें यहाँ पर स्थान दिया गया होगा। लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक चेहरे होने चाहिए थे, जो प्रखर चेहरे होने चाहिए थे किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व में, अगर वो सर्वोच्च संस्था में रहते हैं तो उससे एक धार राजनीति में आती है। वो धार भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति में दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि बौने कद के नेताओं को इसलिए शामिल किया गया है ताकि श्री नरेंद्र मोदी जी एक छत्र नेता संसदीय बोर्ड के और भारतीय जनता पार्टी के बने रहें, उनके सामने कोई नए लोग खड़े नहीं हो पाए, और इसीलिए शायद श्री नितिन गडकरी जी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। मृणाल जी, आपने बहुत दिलचस्प टिप्पणियां की हैं भाजपा के इस आंतरिक संगठन के फेरबदल को लेकर। तो मैं साथ ही साथ आपसे ये पूछता चलूं कि चूंकि ये हम अभी लाइव इस पर गए हैं क्योंकि ये दोनों सूचियां हमारे सामने हैं, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असहज महसूस कर रही होगी कि जिन गुलाम नबी आजाद को आपने राजनीतिक पुनर्वास करने की कोशिश की, प्रचार समिति का प्रमुख बनाकर जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कुछ नया करने की आपने कोशिश की, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर वो शायद उस तरह से अब भागदौड़ नहीं कर पाए जिस तरह से वो पहले करते रहे थे। गुलाम नबी आजाद जी हमारे बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और उतने ही उम्रदराज नेता भी हैं, और इस कारण संभवतः उन्हें ऐसा लगा हो कि अब मौका आ गया है कि नए लोगों के हाथ में कमान दी जाए, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए नए लोगों के लिए, नए खून के लिए अपनी जगह खाली की है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है वो, या वो इससे बड़ा पद शायद चाहते हैं, पूरे प्रदेश की कमान चाहते हैं और केवल प्रचार समिति की नहीं? वो तो कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। वो लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी के नेता रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इन पदों की तुलना में देखें तो उनको कोई भी पद अगर दिया जाए तो उनके लिए छोटा ही पद होगा। इनसे बड़ा पद केवल एक ही पद है कांग्रेस पार्टी में, और वो पद है कांग्रेस अध्यक्ष का, और जिसका निर्णय अभी थोड़े समय बाद जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव होंगे तब होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद जी ने संभवतः नए लोगों को मौका देने के लिए ही ये निर्णय लिया होगा। मैं गुलाम नबी आजाद पे वापस आऊंगा, लेकिन चूंकि आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद वाली बात, हम देखते हैं कि भाजपा में कहीं ना कहीं लगातार एक
आंतरिक व्यवस्था कायम है जिससे उनकी संसदीय समिति में, संसदीय बोर्ड की समिति में, चुनाव समिति में फेरबदल होते रहते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हम भी पत्रकार के रूप में टिप्पणी करते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष की ही कुर्सी अभी तक लगातार स्थिति स्पष्ट नहीं है उसकी, तो उससे नीचे तक का जो संगठन है वो भी उससे प्रभावित होता है। आपको नहीं लगता कि संगठन के स्तर पर इस मामले में भाजपा कहीं ज्यादा मजबूत है और यही कारण है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, निचले स्तर से लेकर ऊपर इसके स्तर तक प्रतिनिधि अपनी अपनी राय देते हैं। भले ही वो वोटिंग के तौर पर न होता हो, आम सहमति से हो जाता हो, लेकिन चुनाव की एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका कांग्रेस पार्टी पूरा पालन करती है और उस प्रक्रिया के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में तो न जाने कौन दो चार गिने चुने लोग हैं जिनकी जानकारी भी आम जनता को नहीं होती कि अध्यक्ष का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कमरे के भीतर कहीं बैठक हो जाती होगी, वहां से कुछ फोन लोगों को जाते होंगे और अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव हो जाता होगा और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से बनते रहे। हमने कभी सुना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हुआ हो, दो चार नेताओं ने अपनी इच्छा जताई हो या संगठन के माध्यम से विचार विमर्श हुआ हो, कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव भेजे हो कि वो चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये बनेगा। बदलते दौर में सभी राजनीतिक दलों को एक अच्छे लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए और पारदर्शिता के साथ अपने पार्टी संगठनों का चुनाव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से भी यही अपेक्षा है। भास्कर मृणाल पंत कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों को पारदर्शिता रखनी चाहिए और वो ये मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर पारदर्शिता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता कुछ शायद तकनीकी दिक्कत से वो नहीं लाइव आ पाए हैं, लेकिन वो अगर होते तो शायद इसकी बेहतर तरीके से प्रतिकार करते या जवाब दे पाते मृणाल पंत जी को। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यह है जिसको हमने कोशिश की कि सबसे पहले हम amarujala.com पर उसको प्रकाशित करें और उसके बारे में दर्शकों को बताएं और उसके ऊपर दोनों ही दलों के पक्षों की राय लें। कांग्रेस के प्रवक्ता चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका यह मानना था कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता घट रही है, इसलिए उनको इस समिति से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ा संकेत है एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री जो थे समिति में, लेकिन वो राज्य अब लगभग 1-1.5 साल में चुनाव में जाने वाला है, जो चुनाव अहम है क्योंकि पिछले चुनाव में तमाम प्रयत्नों के बाद भी गाड़ी अटक गई थी भारतीय जनता पार्टी की और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल नहीं बदला होता, अब खेमा नहीं बदला होता तो वापस से शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी होना मुश्किल थी। लेकिन खैर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में उड्डयन मंत्री बनकर विराजमान है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान अब न तो भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और न ही चुनाव समिति के सदस्य हैं। एक और दिलचस्प बात भास्कर इसमें यह भी है कि माना यह जा रहा था कि अभी जो प्रचंड विजय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हासिल की है तो कहीं ना कहीं उनको भी स्थान इसमें संसदीय बोर्ड में या चुनाव समिति में मिलेगा, लेकिन उनका नाम नहीं है। लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस जो अभी उप मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र में जो पूरा एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है और जो फेरबदल हुआ, तो या उनको इसका वहां से मुख्यमंत्री पद छोड़ देने का ये उपहार मिला है तो वो कम से कम चुनाव समिति में अपना स्थान दर्ज करवा पाए। जी सर, एक यहाँ पर यूजर ने सवाल पूछा है और सवाल मैं चाहता हूं कि वो आपसे पूछा है क्योंकि आपका भी अच्छा राजनीतिक अनुभव है। ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इसलिए अब थोड़ा सा पीछे किया गया क्योंकि वो जिस तरीके से चुनाव में वो अपने गढ़ नहीं बचा पाए थे। क्या ये कारण हो सकता है कि इसके नाते से अंदाजा लगाया गया कि जो परंपरागत सीटें जो जैसे अभी निकाय चुनाव जो हुए थे उस लिहाज से ट्विटर पर सवाल पूछा उन्होंने कि जिस तरीके से उनकी क्या इसी का लोकप्रियता पैमाना तय किया गया कि जिस तरीके से गढ़ नहीं बचा पाए थे? ये सवाल है ट्विटर पर। दिलचस्प सवाल है और मैं चाहूंगा कि मृणाल जी भी इस पर अपनी अवश्य टिप्पणी करें। वो मध्य प्रदेश की राजनीति को खास तौर पे बहुत करीब से देखते हैं और पूरे देश के राजनीतिक हालातों पे के नब्ज पर हाथ रखते हैं। लेकिन मैं मानूंगा कि अगर इन दर्शक ने सवाल किया है तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बना है। मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर शुरू से संशय और उहापोह की स्थिति में रही। शिवराज सिंह चौहान को फिर से चेहरा बनाकर आगे किया जाए या नहीं किया जाए, अगर ये उहापोह वो जल्दी दूर कर लेते 107 सीटों पर गाड़ी नहीं अटकती। जो पिछले चुनाव हुए थे उन चुनावों में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि जो किसान आंदोलन था उस पे मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर आक्रोश की स्थिति थी और उस आक्रोश की वजह से क्या शिवराज सिंह चौहान चेहरा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। बहुत लंबे समय तक भाजपा का पूरे प्रचार को देखें तो कोशिश ये भी रही कि वो कभी शिवराज सिंह चौहान को आगे कर रहे थे और कभी नहीं कर रहे थे और आखिर में जाकर उन्होंने पूरी तरह से आगे किया और 107 सीटों पर गाड़ी अटक गई और हम जानते हैं कि देर रात तक कैसे मतगणना चली और आखिर कमलनाथ की सरकार बनी जो 1.5 साल तक चली। लेकिन अभी के जो निकाय परिणाम आए हैं, आपने बिल्कुल दिलचस्प बात कही, बहुत निचले स्तरों पर तो बहुत जगहों पर भाजपा, क्योंकि वहां पर तो दलीय स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन महापौर की सीटें हार जाना, महापौर के अपने गढ़ में ही चुनाव हार जाना, छिंदवाड़ा जैसे तो ये अगर आपके पास पूरे 16 के 16 थे
और आप फिर से नहीं जिता पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय हो जाता है। और इन चुनावों में नहीं जीत पाना, कोई भी निकाय चुनाव अगर विधानसभा चुनाव के पहले होता है तो आने वाले चुनावों का संकेत अवश्य देता है। इस पर हम मृणाल पंत जी की टिप्पणी लेंगे, जो दर्शक हमारे लाइव में टाइमलाइन पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। मृणाल जी। यकीनन जयदीप जी, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि पिछली बार के विधानसभा के चुनाव के पहले जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उस समय हम एक भी महानगर पालिका में महापौर का पद नहीं जीते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। अगर इन दोनों रुझानों को वर्तमान परिस्थिति से जोड़कर देखा जाए तो इस बार 5 जगह कांग्रेस पार्टी ने महापौर प्रत्याशी जीता है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी ने मतगणना के कुप्रबंधन से हमें चुनाव हरवाया है, वो भी हम जीते हुए थे। 2 जगह मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी के महापौर हारे हैं और एक जगह किसी तीसरे पक्ष ने महापौर का चुनाव जीता है। मतलब आधे से ज्यादा जगह भारतीय जनता पार्टी के हाथ से महापौर के प्रत्याशी निकले हैं। अब इसे विधानसभा में रूपांतरित करने की कोशिश करें तो ये संकेत स्पष्ट तौर पे देता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और इस तरह से रुझान अगर बने रहे तो 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में विधानसभा में आएंगी। बाकी जगह जहां कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई, वहां भी जो अंतर मतदान का हुआ करता था, मत प्रतिशत में रहा करता था भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में, वो काफी कम हुआ है। और न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति रही है। हालांकि सत्ताधारी दल ने पुलिस के प्रबंधन से, शासन के प्रबंधन से, दबाव के प्रबंधन से स्थानीय निकाय में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह कांग्रेस पार्टी का बहुमत होने के बावजूद जिला पंचायत और जनपद में परिणामों को प्रभावित किया है। लेकिन जब विधानसभा में ये सीधे प्रत्याशी के वोट विधायक के नाम पर जाएंगे तो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश में जनमानस में परिवर्तन आया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार वो बनाना चाहते हैं। हम मृणाल पंचू की कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं, तो निश्चित ही वो कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। और जो लोग दर्शक हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमने इसको एक तरफा नहीं बैलेंस करने की कोशिश की थी। कुछ दिक्कतों के कारण भाजपा के प्रवक्ता बात होने और हामी भरने के बावजूद भी इस वक्त लाइव में नहीं जुड़े। हम सोचते हैं कि जब तक हम इस लाइव के समापन की ओर जाएंगे शायद हम उनकी एक आध टिप्पणी ले पाए, लेकिन कुछ भाजपा के नेताओं के आधिकारिक कमेंट अभी भी नहीं आए। मैं सारे ट्विटर हैंडल भी चेक कर रहा था, मुझे लगता है कि जो बात थी, अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको सूची को जारी किया है तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता इस पर टिप्पणी करने के लिए भी फिलहाल उपलब्ध नहीं हुए हों। लेकिन जो बात मृणाल पंत कह रहे थे भास्कर, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थानीय निकाय के चुनावों में अगर 5 सीटें, मतलब आप 11 पे ही रह गए उसमें भी। लेकिन मृणाल जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति की बात तो करती, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल नई है उसने भी अपना एक प्रत्याशी जितवा लिया। सबसे पहला संकेत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी से मतदाता के मन में निराशा है। सिंगरौली में जरूर ऐसा हुआ कि जाने की बजाय आम आदमी पार्टी के पास क्यों चली गई? जी, सिंगरौली में जरूर ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी को मौका मिला, पर उसके स्थानीय कारण रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सिंगरौली, मैं बता दूं कि मैं उस क्षेत्र को अच्छे से जानता हूं मृणाल जी। आपके पार्टी के नेताओं में बहुत असंतोष था और ऐन वक्त पर आपके पार्टी के नेता ने वहां से टिकट न मिले पर, जिनको हम सब जानते हैं कि उन्होंने बाकायदा मेहनत की थी और आपके पार्टी से टिकट नहीं मिला था उनको। कई बार स्थानीय स्तर पर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, सामंजस्य का अभाव रहता है और उसके कारण परिस्थिति बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है वो 2 दलीय राजनीतिक प्रणाली हमेशा रही है। हमने पहले भी देखा है कि बहुमत समाज पार्टी ने कई बार 5-7 विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजे, सांसद भी उनके सतना क्षेत्र से जीत कर आए, रीवा से जीत कर आए। समाजवादी पार्टी के भी कई बार विधायक जीत कर गए, लेकिन उनकी प्रेजेंस शॉर्ट लिव्ड है। कभी भी तीसरा दल मध्य प्रदेश में पांव नहीं जमा पाया और सरकार जब भी आती जाती और बदलती है तो या तो कांग्रेस की रहती है या भारतीय जनता पार्टी की रहती है। एक आध जगह भले ही आम आदमी पार्टी ने सफलता पाई हो, हम उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं, परंतु इसका ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि एक तीसरी शक्ति के तौर पर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आ रही है या कोई भी और तीसरा दल आ रहा है। ऐसी परिस्थिति दूर दूर तक निर्मित। मृणाल जी, आपके पास आपने दिलचस्प बात कही और सिंगरौली में जो हुआ उसको आपने स्थानीय असंतोष का नाम दिया। इस बीच अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं, विश्लेषक हैं। और अनिल जी, जो भाजपा की अभी नई सूची आई है जिसमें भाजपा के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन करके नए सदस्य घोषित हुए, पहले 7 थे अब 11 हो गए हैं और 15 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा हुई है। इस पर हम
कांग्रेस, भाजपा और राजनीतिक विश्लेषण तीनों स्तरों पर जाना चाहते थे। भाजपा के प्रवक्ता किसी कारण से इसमें अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए सीधे। अनिल जी, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि ये भाजपा की कमजोर होती स्थिति को दर्शाता है और भाजपा में जो संघ का प्रभाव है उसको प्रतिबिंबित करता है। और शिवराज सिंह चौहान, खासतौर पर चूंकि मृणाल पंत खुद भी मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका मानना है कि शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कमजोर हुई है, इसलिए वो संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए भाजपा के। और नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता, जिनको उनके कामों की वजह से, उनके मंत्रालय के कामों की वजह से जाना जाता है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको भी हाशिए पर डाल देना भाजपा के भीतर दिखाता है कि सब कुछ सही नहीं है। अनिल जी। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि ये कह देना कि ये सब संघ के इशारे पे हो रहा है और संघ जो चाहे वो कर रहा है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। क्यों कह रहा हूं मैं, ये आपको बता देता हूं। अभी आपने भाजपा के एक बड़े नेता नितिन गडकरी की बात की। नितिन गडकरी क्या संघ के प्रिय नहीं है? अगर आपकी बात से मतलब निकाला जाए तो मतलब सीधा सीधा ये निकलेगा कि नितिन गडकरी अब शायद संघ को प्रिय नहीं है। ऐसा तो नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, संघ के सबसे प्रिय नेताओं में से नितिन गडकरी उनमें से एक है। तो ऐसा तो नहीं है कि संघ की चल रही है इसलिए ऐसा बड़ा फेरबदल हुआ है। लेकिन जो भी है, जो भी इन्होंने सोचा होगा उसमें कहीं ना कहीं तो इन्होंने समीकरण को अपने आप को सेट किया ही है। अगर नितिन गडकरी जी को वहां से हटाया है तो देवेंद्र फडणवीस को लिया है। अगर शिवराज चौहान को हटाया है तो उन्होंने सत्यनारायण जटिया जी को वहां पे लिया है। हाँ, देवेंद्र फडणवीस वाली बात, लेकिन वो भी संसदीय बोर्ड में नहीं आए हैं, वो चुनाव समिति में आए हैं। चुनाव समिति में आए हैं। देखिए, आज भाजपा के पास जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, जिसको कहा जाता है कि मोदी जी के बाद सबसे बड़े सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो योगी जी हैं। वो भी तो नहीं है। हाँ, तो उनका नाम नहीं होने को लेकर भी अचरज है। और जो विश्लेषक है वो ये मान के चल रहे थे कि जिस तरह की जीत योगी आदित्यनाथ ने हासिल की है, केंद्र में भी उनका कद उतना बड़ा होगा और उनको स्थान मिलेगा, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश तक ही सीमित क्यों कर दिया गया? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं है। जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से कौन मुख्यमंत्री अभी इसमें है? कोई भी मुख्यमंत्री अभी संसदीय बोर्ड में नहीं है। अगर मुख्यमंत्रियों को देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो चुनाव समिति में हैं। उप मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री नहीं है। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। कोई भी एक भी मुख्यमंत्री अभी इस बार बोर्ड में नहीं आया है। तो कोई ना कोई इन्होंने समीकरण तो बनाया ही होगा कि भी हम किसी मुख्यमंत्री को नहीं लेते, उनको अपने क्षेत्र को देखने देते हैं, उनको अपने क्षेत्र का काम देखने देते हैं और जरूरत पड़ने पे उनको हम सलाह ले लेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी को, संगठन को और उसको अलग करने की कोशिश की है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि जो बड़े नेता हैं सरकार के, वो सारे के सारे इसमें हैं। तो नितिन गडकरी जी को बाहर करने में अब एक बात तो लगती है, एक बात ये भी लगती है कि नितिन गडकरी जी कई बार खुद भी कह चुके हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अभी जो सार्वजनिक जीवन है उससे थोड़ा सा मैं आराम करना चाहता हूं। अब वो किस दिशा में कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो तो उनको बेहतर मालूम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक समीकरण तो बनाया ही है। मैं वापस आऊंगा अनिल जी आपके पास। हरीशचंद्र जी है इस बीच हमारे पास साथ जुड़ गए, हम तब से कोशिश कर रहे थे। हरीशचंद्र जी, आपका स्वागत है अमर उजाला के इस लाइव में। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा पहले कृपया। लेकिन अभी आपका, हाँ, अभी वीडियो भी आ गया। हरीशचंद्र जी, हम बात कर रहे थे जो नई सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की आपकी तरफ से, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सूची जारी की है। 11 सदस्यों का संसदीय बोर्ड है, 15 सदस्यों की चुनाव समिति है, लेकिन इसमें 2 जो बड़े नाम बाहर हो गए हैं उसको लेकर अचरज है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ इस लाइव में मौजूद है, मृणाल पंत, हमने उनकी राय ली और अभी अनिल गर्ग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन हम सीधे आप ही से जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इतने शीर्ष संगठन में जो शीर्ष कमिटियां हैं दोनों, उसमें ये दोनों बड़े नाम क्यों गायब हो गए? देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है और जो नेतृत्व होता है वो अपने निर्णय लेता है और सभी महनीय नेता हैं और सब को पार्टी के संगठन की तरफ से पार्टी में सबके पास अहम दायित्व होते हैं। पार्टी का नेतृत्व जिस नेता को जो अहम दायित्व सौंपता है वो उसका निर्वहन करता है। तो ये पार्टी के संगठन का निर्णय होता है, नेतृत्व का निर्णय होता है। इसके बारे में केवल वो जो विशेषाधिकार है संगठन का, जो नेतृत्व का, वो अपने जो भी उसके चिंतन के आधार पर सम्यक रूप से विचार विमर्श करके और उस विचार विमर्श के आधार पर इन चीज़ों पर निर्णय किया जाता है, और ऐसा मेरा मानना है। जी, आपका मानना, आपका पक्ष आपने हरीश जी बताया, लेकिन मृणाल पंत जी जो कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख रहे थे, उनका मानना है कि
कांग्रेस में तो सब कुछ जो होता है वो आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से होता है, बाकायदा चुनाव होता है अध्यक्ष का, लेकिन भाजपा में जो कुछ भी होता है वो कुछ लोग मिलकर निर्णय ले लेते हैं और उसके आधार पर होता है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस में लोकतंत्र होता तो एक ही परिवार इतने वर्षों से कांग्रेस का कर्णधार न बना रहता। तो स्वयं में अपने आप में प्रमाणित है कि कांग्रेस में क्या होता है। एक ही परिवार पूरे देश में कांग्रेस का निर्णय करता है, और कांग्रेस की जो वर्तमान की हालत है उसके पीछे भी उसका वंशवाद की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। सभी माननीय जो नेतृत्व वर्ग में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, सबका सम्मान होता है नेतृत्व में और पार्टी संगठन में, और सभी निर्णयों में सबकी सामूहिक रूप से सहमति होती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। असली मायने में देखा जाए तो लोकतंत्र अगर राजनीतिक दलों में है तो भारतीय जनता पार्टी में। मृणाल जी, चूंकि आपने शुरू में इसको लेकर लंबी बात कही थी, आपको लाना चाहूंगा। वो कह रहे हैं सही मायने में अगर लोकतंत्र है किसी संगठन में, देश की राजनीतिक पार्टी में, तो वो भाजपा में है। और आप जो बात कह रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत बात उन्होंने अपने, जाहिर है वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो अब आप दोनों अपने पक्ष के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मृणाल जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा से मांगा कि गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस की महत्वपूर्ण धुरी रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी ने कभी इंकार नहीं किया, और ये देश की हकीकत है, कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। हम इससे भागने वाले लोगों में से नहीं है, झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के प्रतिनिधि भी अगर कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर जाते हैं तो आंतरिक चुनाव की इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही जाते हैं, और निर्णय लेने की जिम्मेदारी अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी में दी जाती है, सौंपी जाती है, तो वो प्रभाव और वो अधिकार भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्हें सौंपते हैं। तो एक प्रक्रिया का पालन इस तरह से कांग्रेस पार्टी में होता है, जिसे मैं बता रहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोग चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परिस्थिति हमें दिखाई दी। पिछले 8 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है देश का, और संसदीय बोर्ड माना जाता है कि सरकार की दिशा को निर्धारित करने वाला भी एक संगठन होगा, क्योंकि सत्ता से ही संगठन से ही सत्ता संचालित होती है। भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती रही। अब आप संसदीय बोर्ड के चेहरों को देखिए, क्या आपको उसमें कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई देता है जो देश को लेकर आगामी 20-25 सालों का विजन रखता हो? एक नेता थे नितिन गडकरी, जिनको माना जाता था कि वो विकास की दृष्टि रखते हैं, भविष्योन्मुखी दृष्टि रखते हैं, और उनको भले ही रोजमर्रा की राजनीति में उनकी दिलचस्पी कम होती रही हो, लेकिन यहाँ उनकी ज्यादा जरूरत थी और उनको यहाँ से भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हुए वो एक अकेले चेहरे संसदीय बोर्ड में हो सकते थे, और उनके बनिस्बत देवेंद्र फडणवीस जी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो संसदीय बोर्ड में हमें एक भी चेहरा ऐसा नहीं दिखाई देता जो कल के हिंदुस्तान के लिए कैसी नींव रखी जाए इस विषय में भारतीय जनता पार्टी को गाइड कर सके। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि संसदीय बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बौने लोगों का संगठन दिखाई देता है। बहुत दिलचस्प टिप्पणी आई है। हरीश जी, आपके पास आऊंगा, मुझे पता आप बहुत कुछ, लेकिन अनिल जी लगातार मृणाल जी के बयानों को लेकर मैं मृणाल जी का 1 मिनट में, अच्छा आप बोल लीजिए। मृणाल जी का 1 मिनट में मैं जवाब दे दूं। मुझे लगता है कि मृणाल जी अगर कांग्रेस के ऊपर आत्मचिंतन करते तो ज्यादा बेहतर होता। आज ही गुलाम नबी आजाद साहब का जो कांग्रेस की कमेटी कश्मीर को लेके बनाई, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब की टिप्पणी आई कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनके बिना परामर्श के ये कर दिया गया और उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। और दूसरी बात, अभी 23 लोग कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, वो लगातार जो असंतुष्ट थे वो अलग बैठकें कर रहे थे, अलग चर्चाएं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि मृणाल जी कांग्रेस को तो कोई भी नैतिक हक ही नहीं बनता कि वो भाजपा जैसी पार्टी पे कोई टिप्पणी करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता बहुत शीर्ष दायित्व पर बैठता है, और जो भी पार्टी का जो भी निर्णय होता है सब सामूहिक रूप से, जितने भी हमारे माननीय नेतृत्व के लोग हैं वो सब सामूहिक रूप से बैठ करके आम सहमति के आधार पर निर्णय करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे देश ही नहीं अपनी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, और कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संगठन है। वो केवल इस नाते कि इसमें सामूहिक नेतृत्व है और सभी को उसकी क्षमता और पात्रता के हिसाब से नेतृत्व उनको दायित्व सौंपता है, और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता शीर्ष तक की ऊंचाई को तय करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में ही संभव है। इसलिए
मृणाल जी, अगर आप कांग्रेस की अंतर समीक्षा करें, उस पर आत्मचिंतन करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। सोनिया जी इतने दिन से बीमार चल रही, लेकिन आप अध्यक्ष तक तो तय नहीं कर पा रहे हो। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आप अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर मैं उस पर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी का आंतरिक विषय है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इसमें सामूहिक नेतृत्व है और सभी जो माननीय हमारे नेता है, आपकी बात पूरी आ गई, आपकी पूरी बात आ गई। और हम एक दो टिप्पणियों के साथ, क्योंकि लाइव का हमारा समय भी पूरा हो जाएगा, लेकिन आपकी बात आ गई। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि शुरुआत में हमने गुलाम नबी आजाद, हाँ अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद से संबंधित और अध्यक्ष का चुनाव न हो पाने से संबंधित बात हमने मृणाल जी से पूछी थी, लेकिन आपने चूंकि इस प्रश्न को वापस उठाया, मैं चाहूंगा कुछ अलग बात मृणाल जी इस पे रखना चाहें तो उन पर भी आऊंगा। अनिल जी, आप लगातार इशारा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जरूर अनिल जी। मैं ये कह रहा था कि मृणाल जी को भी सुन रहा था। मृणाल जी का कहना है कि जो अभी गठन हुआ है उसमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश में भविष्य में नेतृत्व कर सके। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जो लोग इस लिस्ट में है, अमित शाह जी इसमें हैं, इसमें राजनाथ जी हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं कि इनमें से नेतृत्व क्षमता नहीं है? तो ये तो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ छीटाकंशी करने की मंशा ही इसमें दिखती है कि नितिन गडकरी जी और शिवराज चौहान अगर इससे बाहर हो गए हैं तो लगता है कि सारे बड़े नेता और सारे दमदार नेता और सारे ताकतवर नेता इससे बाहर हो गए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास दमदार नेताओं की कमी नहीं है। दिक्कत ये है, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अगर सब लोगों को शामिल करें। दिक्कत ये है, योगी आदित्यनाथ का मैंने जिक्र किया था, आप लंबी फहरिस्त है हमारे माननीय नेता। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मुख्यमंत्री की इतनी लंबी लिस्ट है कि सभी मुख्यमंत्रियों को लेने लगे, दो को ले दो को छोड़ो तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मेरा कहना है, अभी आप देखिए इसमें जनरल सेक्रेटरी जो भारतीय जनता पार्टी के दूरी माने जाते हैं संगठन के तौर पे, वो नहीं है सारे इसमें। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब आप ये कहना चाहेंगे कि जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी काम के कार्यकर्ता नहीं है। इतने महत्वपूर्ण पदासीन कार्यकर्ता को अगर महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे? सिर्फ यही मानेंगे कि ये दो लोग जो बाहर हुए यही महत्वपूर्ण थे? ऐसा नहीं है, उनकी अपनी एक संरचना है, अपनी एक योजना है, उस योजना के तहत उन्होंने इनकी घोषणा की है। और जो लोग इससे बाहर है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको अलग अलग काम दिए जा सकते हैं। अपनी कार्य योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसा मेरा मानना है। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, बहुत सारे सवालों की बौछार मृणाल जी की तरफ है, क्योंकि दोनों ही पक्ष, हरीश जी और अनिल जी कमोबेश, हरीश जी तो बाकायदा औपचारिक तौर पर भाजपा का ही पक्ष रखे, अनिल जी ने भी भाजपा की तरफ की बात रखी, तो मृणाल जी को हम थोड़ा अवसर देंगे कि वो इनका सवालों की जो अचानक बौछार होगी इसका जवाब दें। लेकिन हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे भाजपा में एक तरीका है कि 70 से ऊपर या 75 से ऊपर वालों को नहीं देंगे मौका, ऐसा कहकर बहुत सारे ऐसे नेता जो संभावित दावेदारी करते थे उनको उनका रास्ता निकाल लिया गया था और मार्गदर्शक मंडल भी बना दिया गया था। कहीं वहीं ये कारण तो नहीं बन गया कि अगर शिवराज जी को कंटिन्यू करते तो योगी जी को भी लाना पड़ता? तो आपने सोचा योगी जी को लाने के लिए हमको कोई उत्तर देना पड़ेगा, इससे अच्छा हम ये करें कि कोई मुख्यमंत्री को ही नहीं रखें? कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा के गठन के पीछे का? नहीं जयदीप जी, पहली बात तो ये कि ये हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और इस तरह के एक केंद्रीय विषय है, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक चीज बताई कि पार्टी का सामूहिक नेतृत्व है और जो सभी महनीय नेता हैं, जिन नेताओं की आप चर्चा कर रहे हैं, सब अहम जिम्मेदारियां और सबकी सहमति से ही जो भी निर्णय होता है उसमें सबको संगठन विश्वास में लेकर के ही निर्णय करता है। संगठन सबको लेकर निर्णय करता है विश्वास में। भास्कर, आपके कोई सवाल हो इससे पहले कि हम एक आखिरी टिप्पणी मृणाल जी से लेकर इस लाइव का अभी समापन करें? और मैं ये बता दूं जो लोग लाइव में अभी जुड़े हैं इस वक्त, अनिल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है अनिल जी, आपके पास भी आएंगे। भास्कर मेरे जो साथी हैं उनके पास कुछ सवाल होंगे, बहुत देर से वो दर्शकों के सवाल भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से सवाल रोटेट हो रहे हैं हमारे यूट्यूब के और फेसबुक के टाइमलाइन पर। मैं सबको नहीं पढ़ पाया हूं क्योंकि मेरा बातचीत पर ध्यान केंद्रित था, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अभी बहुत सारे लोग लाइव में जुड़े हैं क्योंकि आंकड़ा बड़ा है। तो उन सबको ये बता दूं कि खबर बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड, जो कि बहुत अहम कमेटी होती है केंद्रीय स्तर पर, जो सत्ता के साथ तालमेल करके सत्ता के साथ किस तरह की नीतियां बनाई जाए उसके लिए जिम्मेदार होती है, और जो नीतिगत निर्णय जितने भी होते हैं तालमेल करके करने के लिए वो जिम्मेदार होती है। इस संसदीय समिति में पहले 7 सदस्य थे, इसमें अब 11 सदस्य कर दिए गए हैं।
इस समिति की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने की है। उनका बाकायदा लेटर हेड का एक लिखित पत्र है जो कि amarujala.com पर हमने प्रकाशित किया है। आप पूरे 11 नाम आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो चौंकाने वाले नाम संसदीय बोर्ड में रहे वो ये है कि 7 सदस्यीय समिति में भी 2 नाम थे। नितिन गडकरी जी जो कि केंद्र में अभी मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़े कद्दावर नेता हैं, नागपुर से आते हैं और उनकी लोकप्रियता का एक अलग पैमाना है। हालांकि अपने बयानों से कई बार वो सरकार को भी असहज करते रहे हैं। उनका नाम बाहर हो गया है इस समिति से। और दूसरा बड़ा नाम जो बाहर हुआ है वो शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश। मैं निवेदन करूंगा कि बाकी लोग म्यूट कर लें ताकि बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है वो नहीं आए, और जब बोलें तब आप अनम्यूट कर लें। तो दूसरा बड़ा नाम जो इस सूची से बाहर हुआ है, एक मिनट, वो है शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इन दोनों को नामों को लेकर अचानक सभी जगह मैं जो खबरें और टिप्पणियां सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं, चौंके हैं लोग। हमारे सोशल मीडिया टाइमलाइन पर ज्यादातर कमेंट ये है कि नितिन गडकरी जी को तो रखना ही चाहिए था। इसका मतलब जो लोग शायद मध्य प्रदेश से सीधे नहीं भी आते या राजनीति को समझते, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतनी टिप्पणियां नहीं की है, लेकिन नितिन गडकरी जी के बाहर हो जाने को लेकर तो ये जनता की सोच, जनमानस भी बताता है। बहरहाल खबर को हम प्रस्तुत कर रहे थे तो 11 लोगों की संसदीय बोर्ड की घोषणा हुई है और 15 लोगों की चुनाव समिति की घोषणा हुई है। जो 11 लोग संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं वही 11 लोग चुनाव समिति में भी है, लेकिन 4 नाम उसमें और जोड़े गए हैं। पूरे नाम आप इसी वक्त amarujala.com पढ़ सकते हैं। भास्कर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, इसमें दर्शकों की कुछ राय भी है और दर्शकों की राय को में अलग अलग सवाल पूछा गया है। मृणाल पंत जी से पूछा गया है कि गांधी परिवार में और आप कांग्रेस को लेकर के बात कर रहे हैं, गांधी परिवार से ही इतने दिन से अध्यक्ष क्यों है, कोई नया क्यों नहीं बना, और कांग्रेस के पतन का कारण भी क्या यही है? ये सवाल मृणाल पंत जी से है। और हरीश चंद्र जी से सवाल यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हालिया समय के कार्यकाल में जो घटनाएं घटी हैं, क्या उसका बहुत बड़ा कारण था कि शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया गया है? नितिन गडकरी जी को ये इसको लेकर के भी एक सवाल है कि नितिन गडकरी जी बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ी बातें कहने में के खिलाफ भी क्यों ना हो, क्या उसका नतीजा है कि उनको भुगतना पड़ा, ये उनको बाहर किया जाए? ये सवाल है हरीश चंद्र जी से। पहले मृणाल जी की टिप्पणी। हरीश जी 1 मिनट आप म्यूट कर लीजिएगा, आपके यहाँ से कुछ पीछे आवाज आ रही तो लाइव को, फिर आपकी टिप्पणी के टाइम आप उसको, अरे शायद वो इस तकनीकी दिक्कत से बाहर ही चले गए, शायद फिर से जुड़ेंगे। हमारी पीसीआर टीम, आप कृपया उनसे बात करें ताकि वो फिर से जुड़ सकें। इस बीच मृणाल जी की टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह के दौर आते हैं जब किसी पार्टी को कभी मौके मिलते हैं और कभी उसको सत्ता से बेदखल कर देती है जनता, और जनता के इस निर्णय को सब लोगों को शिरोधार्य करना ही चाहिए। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी की संसद में केवल 2 सीटें थी और आज लगातार 10 साल से 8 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल के कार्यकाल के लिए भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धनादेश दिया है। तो राजनीतिक का जहां तक सत्ता को प्राप्त करने का सवाल है, इस तरह के दौर आते रहते हैं। कांग्रेस के लिए ये दौर है, ये दौर भी निकल जाएगा और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास अर्जित करेगी। गांधी परिवार राजनीति में सत्ता के लिए नहीं है, और खास तौर पे सोनिया गांधी जी के आने के बाद से पूरे देश ने ये देखा है कि वो केंद्र में मंत्री नहीं बनते, वो प्रधानमंत्री बन सकती थी। राहुल गांधी चाहते तो हमारी 10 साल यूपीए की सरकार रही, वो उप प्रधानमंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे। यूपीए 2 में तो वो प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री हो सकते थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। देश की जनता को इस बात को स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए कि सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर बैठना गांधी परिवार के सदस्यों की आकांक्षा और इच्छा नहीं है। उनकी आकांक्षा और इच्छा और राजनीति को धारण करने की जो प्रवृत्ति है, वो आम जनता को अधिकार दिलाने की भावना है जो उनका परिवार पहले से करता आया है, और परिवार की उस विरासत को, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए गांधी परिवार है। इसी कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उनमें आशा है और हम आस्था है, और हम उन्हें नेता के तौर पे देखते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के गठन और उस आज के विषय का जो प्रसंग चल रहा था, उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक सत्ताधारी दल के नाते कल के हिंदुस्तान की दृष्टि कैसी होगी, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश संस्थाओं का गठन केवल वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर होता दिखाई देता है। उसमें भविष्य की दृष्टि कम दिखती है, उसमें भारत के विकास की और भविष्य के भारत की संकल्पना कम दिखती है। ये जो संसदीय बोर्ड है, इसमें भी वैचारिक प्रतिबद्धता को ही प्रमुखता दी गई है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल होते हुए भी, देश की सत्ता में होते हुए भी, विश्व स्तर पर एक दिशा देने वाला राजनीतिक दल नहीं माना जाता। वो केवल एक चुनाव लड़ने वाली मशीन ही माना जाता है।
चुनाव की मशीन। हरीश जी, वैसे तो दर्शकों के भी आपके लिए सवाल थे, पहले उसका जवाब ले लेते हैं। भास्कर, आप रिपीट कर दीजिए हरीश जी की जानकारी के लिए, ताकि वो जवाब दें। फिर अनिल जी ने भी बात कही, तो अनिल जी की टिप्पणी के साथ हम इस लाइव को बंद करेंगे। जी बिल्कुल हरीश चंद्र जी, भास्कर, आप सवाल रिपीट कर दीजिए। हालिया वक्त में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जैसे आप देख लीजिए, पुल धंसे थे, इसके बाद अब ये डैम का मामला था, इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही और कई जगह पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी की भी खबरें लगातार आई, जो जिसके नाते से बीजेपी की जम के फजीहत हुई मध्य प्रदेश में। इसके अलावा नितिन गडकरी को लेकर के सवाल है कि जिस तरीके से उस पार्टी के संगठन में भी वो तीखी प्रतिक्रिया देने से परहेज नहीं करते, वो सच बोल लेते हैं, तो क्या इन्हीं दोनों वजहों के नाते से इन दोनों नेताओं को बाहर किया गया है? तो पहली बात तो यह कि ये संगठन का विषय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, और मेरी जहां तक राय है, वो पार्टी में सभी को सहमत में लेकर के सभी की आम सहमत से जो निर्णय होते हैं, वो नेतृत्व आम सहमत से निर्णय लेता है। इसलिए ये जो बातें आ रही हैं, ये केवल कल्पना हो सकती हैं। सबकी सहमत से ही जो निर्णय हुआ होगा और कमेटी आई होगी, वो सबके सहमति से ही आई होगी। और दूसरी बात जो मृणाल जी कह रहे थे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री को आज पूरे विश्व फलक पे जिस मान सम्मान और भारत, उनके नेतृत्व में भारत की आन बान शान और गरिमा जिस तरह से पूरे विश्व के पटल पर है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए जो नेतृत्व के विषय में जो उनकी जो टिप्पणी थी, वो जो आम जनता में जो उसको महसूस कर रही है और जो पूरी दुनिया में दिख रहा है, उससे स्वतः से मृणाल जी की टिप्पणी खारिज हो जाती है। जी बिल्कुल। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये पूरे दोनों सवालों को आपने देखा, दोनों पार्टियों की प्रतिक्रिया। मैं इस दोनों की बातों को उत्तर देना चाह रहा था। अभी मैं मृणाल जी को सुन रहा था, इन्होंने पहले गांधी परिवार पर टिप्पणी की। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने कहा गांधी परिवार कांग्रेस से दूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए तो कांग्रेस के अंदर कुछ बचेगा नहीं, इसलिए गांधी परिवार का कांग्रेस को नेतृत्व देना स्वाभाविक भी है और जरूरत भी है। दूसरी बात इन्होंने की, वो चाहे तो मंत्री बन सकते थे, लेकिन मंत्री बनना नहीं चाहते। लेकिन उस पर मेरा जो आदमी सुपर पीएम हो, वो पीएम के अंदर कैबिनेट में जाके एक मंत्री क्यों बनेगा? हम सबने राहुल गांधी जी को माननीय मनमोहन सिंह जी द्वारा पेश किए अध्यादेश को फाड़ते हुए सार्वजनिक मंचों पे देखा है, तो वो मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि ये लोकप्रिय पार्टी सिर्फ भारत में ही है, चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं है। मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बाद इसलिए कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू देश में अभी तक भी सबसे लंबा प्रधानमंत्री रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में वो जो आए थे, वो रहे हैं। और नेचुरली वो उससे पहले स्वाधीन देश संविधान होने से पहले इंटरनेशनल राजनीति में थे, इसलिए इंटरनेशनल राजनीति में उनका एक रुतबा था और गुट निरपेक्ष राजनीति चलाने का उनका एक अपना स्थान रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जिस ताकत के साथ आगे बढ़ाया है, भारत को एक ताकतवर देश के रूप में पेश किया है, भारत आज महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इससे अगर हम इनकार करेंगे तो हमें लगेगा हम थोड़ा सा बाइस्ड होकर बोल रहे हैं। देखो, सच्चाई से परे नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं वापस आज के मुद्दे पर। आप मुझे एक बताइए, जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, बड़े लोकप्रिय चेहरों को बदला गया, तब हम लोगों ने क्या कहा? हर्षवर्धन जी बाहर हुए, रविशंकर जी बाहर हुए, प्रकाश जावड़ेकर जी बाहर हुए। क्या ये लोग योग्य नहीं थे? सब लोग योग्य थे, लेकिन नए लोगों को अगर अवसर देंगे तो लोग बोलेंगे पुराने चेहरे क्यों बाहर कर दिए। अगर पुराना को ही लगातार कंटिन्यू करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप तो नए चेहरों को अवसर ही नहीं देते। देखिए, ये तो एक समीकरण बनाना ही पड़ता है, हर पार्टी इसमें काम करती है कि नए चेहरों को अवसर देना है तो पुरानों को बाहर करना ही पड़ेगा। अगर आज दो नए पुराने चेहरे बाहर किए हैं तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, अगर नए चेहरों को नहीं शामिल करेंगे तो आप बोलोगे नए नेतृत्व को तो कोई स्थान ही नहीं दे रहा। तो ये पार्टी का अपना एक निर्णय रहता है कि किसको बाहर करेंगे, किसको अंदर करेंगे। लेकिन बाहर होने वाले का कद घट गया और अंदर आने वाले बहुत बड़े नेता हो गए, ऐसा भी नहीं है। सबका अपना काम है। नितिन गडकरी जी, शिवराज चौहान जी अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं। जब लग भी चर्चा होगी उनका कोई परामर्श नहीं लिया जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो ये सिर्फ कह देना कि संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए और उनका कद घटा दिया गया, जो लोग आज तक संसदीय बोर्ड में आए ही नहीं, उनका कद भी उतना ही बड़ा है। अनिल जी, आपकी बात कहना है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हमारे पास लाइव के लिए इतना ही समय है। महत्वपूर्ण बात सभी को बता दूं कि जो नई संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है भाजपा में, उसमें 11 सदस्य, इसमें
कई सारे नए नाम भी आए हैं। इन नामों के बारे में हमने लगातार जानकारियां प्रकाशित करनी शुरू कर दी हैं। के लक्ष्मण जो तेलंगाना से आते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जो पंजाब से आते हैं, पिछली बार संसदीय बोर्ड में कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी। हरियाणा से आने वाली श्रीमती सुधा यादव है, जिनको महिला प्रतिनिधि के रूप में संसदीय बोर्ड में स्थान दिया गया है, जो कि चुनाव समिति में भी रहेंगी। इकबाल सिंह लालपुरा जरूर एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है। 1978 में निरंकारियों से जो टकराव हुआ था उसमें उनको जांच अधिकारी बनाया गया था, आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और जिन लोगों ने पंजाब में आतंकवाद के दौर में बंदूकें थाम ली थी उनका नाम चर्चा में रहा था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह के समीकरण की गठना की है। और हम लोग चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन भाजपा की अपनी एक रणनीति होती है, एक दूर की सोच होती है। शायद पंजाब में जो अभी आम आदमी पार्टी का जबरदस्त बहुमत आया है, उसको देखते हुए इकबाल सिंह लालपुरा को लाया गया होगा। सिख समुदाय से आते हैं। इसी तरीके से तेलंगाना, क्योंकि दक्षिण के चुनाव और दक्षिण में उपस्थिति महत्वपूर्ण है, उसको देखते हुए किया गया होगा। हालांकि जितनी भी इन समिति के अलग अलग नामों की चर्चा है वो हम अमरउजाला.com पर करेंगे। फिर भी नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का बाहर होना, ये ऐसी खबरें हैं जिनको न कोई पत्रकार, न मीडिया जगत और न कोई राजनीतिक विश्लेषक आसानी से न पचा पाएगा, न छोड़ पाएगा। दोनों ही बड़े नेता, दोनों बड़े नाम जो संसदीय बोर्ड के अभी तक सदस्य रहे। एक बड़ी और लोगों को अपेक्षा थी कि जब नया संसदीय बोर्ड बनेगा या चुनाव समिति बनेगी तो योगी आदित्यनाथ, जिनका कभी भाजपा में लगातार उनसे हुआ है, और ये अभी हाल ही का उत्तर प्रदेश का चुनाव जिसको कठिन माना गया था, 325 सीटों के प्रचंड बहुमत पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान आंदोलन और अन्य तमाम विरोधों से निपट रही थी, उससे सफलतापूर्वक निकलते हुए जिस तरह का बहुमत योगी आदित्यनाथ लाए हैं, तो शायद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इन दोनों समिति में उनको भी स्थान मिलेगा। उनको नहीं मिला है, बल्कि एक मुख्यमंत्री जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी इस समिति में अब नहीं है, नितिन गडकरी भी नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति में, जो मुख्यमंत्री हैं अभी महाराष्ट्र के, उनको स्थान मिला है। अगर महाराष्ट्र से नितिन गडकरी का प्रतिनिधित्व कम हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस का बड़ा है। पार्टी क्या करना चाहती है, इसके संकेत साफ हैं। इस बारे में हम और एक चर्चा अलग से कर सकते थे, समय कम है। लेकिन हरीश जी, अनिल जी, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि महाराष्ट्र के जो पिछले चुनाव हैं 2.5 साल पहले के, जिसकी वजह से सरकार जो बनी वो उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस और राकपा की गठबंधन वाली बनी, उसी वक्त अगर देवेंद्र फडणवीस की बजाय नितिन गडकरी को चेहरा बनाया होता तो शायद परिणाम अलग होते। ऐसा मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर संगठन के स्तर पर नितिन गडकरी के स्थान पर देवेंद्र फडणवीस को तवज्जो दी गई है, वो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो भाजपा की आंतरिक राजनीति के संकेत स्पष्ट हैं। जाहिर तौर पर उनका आंतरिक मामला है, लेकिन देश की राजनीति करते हैं और उनका दल सत्ता में स्थापित है, तो उस पर चर्चा होगी। अमरउजाला.com पर इस खबर को लेकर और इसको विश्लेषण को लेकर लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस लाइव से जुड़ने के लिए मृणाल पंत जी का, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का और अनिल गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद।